साथियों, बिहार में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों के लिए बहाली होने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल है, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, A to Z सारी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एससीईआरटी के 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या खास है? खास बात है कि कक्षा 6 से 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ साथ कक्षा 6 से 10 के लिए विज्ञान के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है जो कि बीपीएससी एग्जाम आज की डेट में हो रहा है, आप देखेंगे जितने भी उनके अधिकारी हैं ये कहते हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा पूछा भी जा रहा है। ये देखिए कक्षा 3 का सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रश्न सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कक्षा 4 फिर कक्षा 5 इस तरीके से आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये हो गया आपका कक्षा 6, 7, 8, 9 प्लस एनसीईआरटी फिर एससीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पे के सिलेबस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। और इतने TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया और जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आप देख सकते हैं सक्षमता हो गया कि हार्डनेस जो है जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि और किसी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जो बनाया जा रहा है उनके द्वारा आयोग के द्वारा वो बिल्कुल चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है। तो ये देख सकते हैं जितने भी आपको चैप्टर्स हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और सिर्फ प्रश्नों का आकलन है और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर भी दे रखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, याद करने में आसानी रहेगा, अपने आप को चिंतन करने में आसानी रहेगा। और जितने भी PPSC सुपरस्टार टीचर्स भी हैं तो वो भी एक ही बात कहते हैं, ज़्यादा प्रश्नों को आप लगाइए, जितने प्रश्नों को आप लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में इजी रहेगा। अगर आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यू में तो जो देख के निकल रहे हैं एग्जाम में सक्षमता में, तो वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम को अच्छे से क्लियर? कारण है कि उन्होंने प्रैक्टिस की कमी है। तो अब देखिए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर। कोई भी बुक आपको मार्केट में चैप्टर बाय चैप्टर नहीं मिलेगा। ये एक खास बुक है जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी एससीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कक्षा 3 से लेकर 10 तक में। और आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही आराम से हो जाएगा। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानाध्यापक के 6061 और प्रधान शिक्षक के 40,200 पदों पे बहाली होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च से लिए जाएंगे। अब आप देखेंगे और आप लोग का कहना है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल ही इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका डोमिसाइल लगा हुआ है, यानी कि इसमें आपका डोमिसाइल जो है आपका लगा हुआ है, तो इसमें बिहार के बाहर के कोई भी टीचर जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 2012, या इसके बाद जब आएंगे यहाँ पे तो नीचे की ओर आपको दिखेगा कि जो आपका बिहार का अस्थायी निवासी है वही जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यानी कि इसके लिए कौन सी है, बिहार के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर जो शिक्षक बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है तो वे लोग जो है फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और सीटें जो है आपकी 35% सीटें आरक्षित रहेगी, यानी महिलाओं के लिए जो दोनों श्रेणी में होगा आपका 35% सीटें जो है रिजर्व होगी। और साथ ही साथ बिहार का जो अस्थायी निवासी है मांगा गया है वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और भी समझ लीजिए 2012 या उससे के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 2012 के बाद अगर जॉब हुआ है, क्योंकि 2011 से जो है पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है, तो 2012 के बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। और जो 2012 से पहले हैं उनको दक्षता परीक्षा पास होना चाहिए। ये शर्तें रखी गई है। और न्यूनतम आप देखिएगा तो इसमें 8 वर्षों का आपका अनुभव रखा गया है कि आप 8 वर्ष से विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका आगे देखिए यहाँ पे न्यूनतम 12 वर्षों का है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निर्धारित की गई है। तो जो नए कैंडिडेट हैं यहाँ पे तो फॉर्म को बिल्कुल फिलअप ही नहीं कर सकते हैं। और जो फ्रेश कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और जो बिहार के बाहर के टीचर हैं, यानी 2012 के अगर बाद ही उनकी जॉब हुई है, ठीक है, या 2011 के पहले ही हुई है, अगर बिहार के बाहर के कैंडिडेट है तो वैसी स्थिति में तो वे भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल तक बिहार निवासी अभ्यर्थी ही कर सकेंगे इन पदों के लिए आवेदन। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल आपका लागू है। और यह डोमिसाइल जो है सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में आपका लगा हुआ है, जो शिक्षक बन गए तो वहाँ पे आपका नहीं लगेगा, शिक्षक नहीं बने हैं तो वहाँ पे डोमिसाइल लग गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा होना चाहिए कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू होना चाहिए। यानी कि जो भी फ्रेश अभ्यर्थी है उनके साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है डोमिसाइल को लेके, तो डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए हर हाल में। और देखिए आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन जो है अभी वोट की राजनीति के आप सभी जानते हैं, इस वजह से विलम्ब हो रही है। थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम सिलेबस के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ये आपका हेडमास्टर का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और इसके पूर्व में भी आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी आप देखे होंगे, वो भी हम वीडियो आपको डाल देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेबस रखा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं आपका दिया हुआ है कि बच्चे तथा बचपन, जो आपका डीएलएड का सिलेबस है उसी को आपका डाला हुआ है। यानी कि जो डीएलएड का आपका सिलेबस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम आपका डीएलएड के लिए है। और जो सिलेबस आपका पहले था वही सिलेबस को वही चीज़ को उठा के यहाँ पे डाल दिया गया। यानी कि जो आप डीएलएड के अंदर पढ़े हैं
F1 से लेके F12 तक, ठीक है, वे सभी आपके कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे, इकाई 5, 6 सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो डीएलएड में आपने पढ़ा है उसके अलावा 75 नंबर का आपका क्या होगा, आपका 75 नंबर का जनरल स्टडीज होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10 नंबर का यहाँ से आपका हो जाएगा। आप इसको पेडागोजी ही समझिए, एक तरीके का आपका पेडागोजी ही इसमें होगा, क्योंकि बच्चे तथा बचपन हो जाएगा, यानी कि बचपन के बारे में क्या है, समाजीकरण के बारे में क्या है, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। तो 10 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका जीके जीएस है, यानी कि जो आपका जीके जैसे यानी कि जनरल स्टडीज़ है, यहाँ से आपका 75 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडी में जो आपका जनरल साइंस होगा, करेंट अफेयर्स होगा, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा और बिहार से संबंधित होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, यानी कि इंडियन पॉलिटी होगा, फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि रीजनिंग होगा, मैथ होगा, जीके जीएस हो जाएगा, जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होगा, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स होंगे और साइंस होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे, सभी मिला के आपके 75 नंबर से यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका दिया हुआ है, उसी का हिंदी में आपका दिया हुआ है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपका पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य विज्ञान तो पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान क्या है भी पूछा जाएगा, भूगोल से पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा, और गणित और रीजनिंग आपके पूछे जाएंगे। आप देखेंगे तो हिंदी में भी आपका सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ से जो है सिलेबस को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि टोटल आपके यहाँ से जो प्रश्न होंगे, यहाँ से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, यहाँ पे यह आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा, यानी कि पेडागोजी से होगा। और बाकी जो 75 नंबर आपके पूछे जाएंगे वो 75 नंबर क्या होगा आपका, तो जीएस का पेपर होगा, जो 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से जो है इसका सिलेबस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च क्या करना है, टेक स्टडी बीएड टेलीग्राम पे सर्च करना है और वहाँ से आप इसके सिलेबस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपका सिलेबस है और जो फ्रेश कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यह भर्ती नहीं है। जो नए कैंडिडेट हैं वे लोग परेशान ना हो। अगर यह बहाली होती है तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा इससे होगा। आपको फ़ायदा यह होगा कि जब यह बहाली होगी और इतने सीटों पर अगर वैकेंसी जो है क्लियर होगा तो वहाँ पर रिक्त पदें होगी, जो यानी कि हेड मास्टर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले से पद है वो पदें खाली होगी और जब पहले से पदें जो है खाली होगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फिर से नियुक्ति होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका अगस्त में जो बहाली आने वाली है वो आपके लिए अच्छी खासी बहाली देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप सभी अगस्त की जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि TRD 4 के लिए, तो आप अगस्त का इंतजार करें और अगस्त में जो बहाली आपको दिखने वाली है वह एक बड़ी बहाली आपके लिए हो सकती है, PIT के लिए भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो सब पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।